नमस्ते। आज हम बात करेंगे पारंपरिक चीनी, जापानी और कोरियाई मेडिसिन के बारे में। उनके कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है, पता है, जहां सेहत का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा, एक डायनामिक बैलेंस है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है? ये कोई फैंटेसी वाला सवाल नहीं है, बल्कि यही वो आइडिया है जो इन प्राचीन परंपराओं के बिल्कुल सेंटर में है। वो मन और शरीर के इस गहरे कनेक्शन को सदियों से समझते आए हैं। तो यहाँ पे हम सेहत के ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। ये है अपने आप से, अपने आसपास के माहौल से और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हार्मनी, एक तालमेल बिठाने के बारे में। मतलब ये बीमारी और इलाज की हमारी आज की सोच से बहुत बहुत आगे की बात है। तो चलिए अपना ये सफ़र शुरू करते हैं चीन से, क्योंकि यहीं पर इस पूरी मेडिकल फिलॉसफी की नींव रखी गई थी। कह सकते हैं कि इस सारे ज्ञान का एक तरह से ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। इस पूरी फिलॉसफी के दिल में है यिन और यांग का आइडिया। इसको ऐसे समझिए, जैसे ब्रह्मांड और हमारे शरीर के अंदर दो ऑपोजिट ताकतों का एक लगातार चलने वाला डांस। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है, और जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तो नतीजा होता है अच्छी सेहत। और अब बात और भी मज़ेदार हो जाती है। ये जो यिन यांग का आइडिया है ना, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूल है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, शरीर के अंगों से लेकर बीमारियों के लक्षणों तक हर चीज़ को इन कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों? ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई बैलेंस बिगड़ा कहाँ है। हाँ, बाहर की चीजें हमें बीमार कर सकती हैं, लेकिन ये परंपराएं हमें सिखाती हैं कि असली गड़बड़ तो अक्सर अंदर से ही शुरू होती है। मतलब हमारी भावनाएं। अगर कोई इमोशन बहुत ज्यादा तेज हो या बहुत लंबे समय तक बना रहे, तो उसे बीमारी की एक बड़ी वजह माना जाता है। तो पॉइंट ये है कि हर इमोशन का हमारे शरीर पर एक बहुत ही स्पेसिफिक असर होता है। जैसे गुस्सा। गुस्सा हमारी एनर्जी, जिससे ची कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, और इसका सीधा असर लिवर पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चिंता, वो हमारी एनर्जी में एक तरह की गांठ पैदा कर देती है, जो स्प्लीन को अफेक्ट करती है ना? ये मन और शरीर के बीच एक सीधा जबरदस्त कनेक्शन। अच्छा, अब चीन से आगे बढ़ते हैं जापान की तरफ और देखते हैं कि वहां के लोगों ने इस ज्ञान को लेकर उसे कैसे अपना बनाया। उन्होंने इसे एक सिस्टम में ढाला जिसका नाम है काम्पो। इसमें क्या हुआ, पुराने आइडियाज को बहुत ही प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन तरीके से जोड़ा गया। काम्पो की सबसे खास बात ही यही है, इसका प्रैक्टिकल चीजों पर जोर देना। उन्होंने थ्योरी को लिया और सवाल पूछा, ठीक है, लेकिन इसे असली मरीजों पर लागू कैसे करें? सब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में था। तो जापान ने अपना एक डायग्नोस्टिक तिकड़ी बनाई, की, केत्सु और सुई। इसको ऐसे समझें, ये शरीर के 3 बेसिक सब्सटेंस हैं। की हो गया शरीर का सॉफ्टवेयर यानी एनर्जी, केत्सु हो गया हार्डवेयर यानी हमारा खून, और सुई है शरीर की प्लम्बिंग यानी सारे लिक्विड्स। सेहत का मतलब इन तीनों को बैलेंस में रखना। और ये जापानीज मेडिसिन का एक कमाल का इनोवेशन है, पेट को छूकर जांच करना। सोचिए, डॉक्टर सिर्फ पेट को छूकर सचमुच महसूस कर सकते थे कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कहीं कोई तनाव है या कहीं कोई लिक्विड जमा हो गया है। मतलब बाहर से छूकर अंदर की पूरी कहानी पता लगा लेना। अब हमारा सफर हमें ले चलता है कोरिया, जहां मेडिसिन ने एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनल मोड़ लिया। क्या हो अगर पूरी इंसानियत को सिर्फ 4 बेसिक बॉडी टाइप्स में समझा जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल है जिसका जवाब कोरियाई मेडिसिन ने देने की कोशिश की। इसे कहते हैं सासांग मेडिसिन, और इसमें लोगों को उनके पैदाइशी गुणों के हिसाब से 4 टाइप में बांटा जाता है। यहाँ इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं होता, बल्कि किसी के बेसिक नेचर के हिसाब से होता है। कह सकते हैं कि ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक बहुत पुराना रूप है। कोरिया में मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके कल्चर और यहाँ तक कि कुछ बहुत ही यूनिक सिंड्रोम में भी घुली मिली है। जैसे कि ख्वाब्यूंग, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कल्चरल सिंड्रोम है। ये तब होता है जब कोई नाइंसाफी की वजह से अपने गुस्से को बहुत लंबे समय तक दबाए रखता है, और ये सब दिमाग में नहीं होता, इसके बाकायदा शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में गर्मी महसूस होना या छाती में जकड़न। यहाँ तक कि बच्चों के बड़े होने के जो पड़ाव होते हैं, वो भी मेडिकल और स्पिरिचुअल रस्मों से जुड़े थे। जैसे जब बच्चा 100 दिन का हो जाता था तो जश्न मनाया जाता था,
क्यों? क्योंकि ये एक साइन था कि बच्चा अब सरवाइव कर जाएगा, और पहले जन्मदिन पर तो उसका भविष्य तक बताया जाता था। तो आखिर में, चाहे चीन हो, जापान हो या कोरिया, इन जगहों की मेडिकल प्रैक्टिस सिर्फ इलाज के तरीके नहीं थे, वो जिंदगी जीने का एक नजरिया थे। और इन सब का मकसद एक ही था, कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर एक होलिस्टिक, एक पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जीना। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज को डेटा और एल्गोरिदम से नापते हैं, ये सोचना तो बनता है, हम उस पुराने ज्ञान से क्या सीख सकते हैं जिसने सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी नक्शा बनाया था, मन और शरीर के इतने गहरे रिश्ते को समझा था। इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।